नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। आसाराम मामले का कल फैसला आया। आसाराम ने गुनाह किया तो बदनामी भी हुई और सजा भी। लेकिन अगर मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान और वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद रेणुका चौधरी की माने तो फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि संसद में भी ऐसे ऐसे आसाराम हैं जो कुकृत्य भी करते हैं और अपनी सफेद कॉलर भी ऊंची रखते हैं। सजा का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता। सजा तो तब हो जब कोई शिकायत करे। ये कास्टिंग काउच वाले आसाराम हैं, इनके खिलाफ ना कोई आवाज उठाता है, ना ही इनकी पहचान उजागर हो पाती है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि कास्टिंग काउच के चलन को सियासत ने भी इस कदर अपना लिया है कि एक महिला जो खुद कई बार सांसद रह चुकी हैं, वो संसद में कास्टिंग काउच को आम बात मानती हैं। तो ऐसे मामले में जहां फरियादी खामोश हों और आरोपी गुमनाम, वहां इस गंदगी की सफाई कैसे की जा सकती है? आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। आखिर कहां फैले हुए हैं आसाराम? फिल्म इंडस्ट्री से लेकर संसद तक कास्टिंग काउच का जाल। कोरियोग्राफर सरोज खान ने कास्टिंग काउच को बताया फिल्मी दुनिया का कॉमन फिनोमिना। खान ने तो यहां तक कहा कि रेप करने के बाद रोजी रोटी तो देती है फिल्म इंडस्ट्री। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी निकल गई 2 कदम आगे, कहा संसद भी नहीं कास्टिंग काउच से मुक्त। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो चुके हैं जुडिशरी के कास्टिंग काउच में बदनाम। तो फिर क्या महिला सुरक्षा के दावे हैं मात्र दिखावे? शाख शाख पर बैठे इन आसारामों का आखिर क्या है इलाज? और प्राइम डिबेट में आज हमारी मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शील धाबाई। आप जयपुर की महापौर रह चुकी हैं। अर्चना शर्मा जी मीडिया के कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन हमारे साथ हैं। स्नेहलता भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, आप समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा के कार्य से जुड़ी हुई हैं। और संजना शर्मा हमारे साथ हैं आज। आप राजस्थानी फिल्म प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखती हैं, राजस्थानी फिल्मों के प्रमोशन को लेकर के भी आप काम कर रही हैं। सबसे पहले फिल्म जगत की बात कर लेता हूं। संजना शर्मा जी, बेहद संवेदनशील और यह गंभीर मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, समय समय पर आता रहा है इससे पहले भी। और सवाल ये उठाता है ये मुद्दा कि जब तक कोई महिला नहीं चाहे तब तक क्या कोई उसका शोषण कर सकता है, भले ही वो फिल्म इंडस्ट्री हो, भले ही वो हमारी राजनीति का क्षेत्र हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं अगर राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं जी, तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री में तो। और जहां तक मुझे पता है, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं बॉलीवुड में भी जी, तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता चुन ले, वो बात अलग है। वो उस पर खुद पे निर्भर करती है कि वो क्या डिसीजन लेती है। शायद वो कमजोर होती होंगी कि वो अपनी मेहनत से डर जाती होंगी, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि राजस्थान इंडस्ट्री में तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर। यानी आप ये कह रही हैं कि कीमत दरअसल तब लगती है जब कोई बिकाऊ होता है? हाँ, कीमत तब लगती है जब कोई बिकाऊ होता है, ये आप सही बात बोल रहे हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैम ने जो बोला है, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और उन्होंने जो 3 बातें बोली है, शायद तो उन्होंने जो पहला शब्द बोला था वो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो वो सही था। अच्छा। और जो बीच का एक शब्द बोला उन्होंने, शायद तो वो कुछ बोलना और चाह रही होंगी और बोल कुछ और दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडीज के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। जी जी, ठीक। शील धाबाई जी, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जी ने जो कहा वो आपने भी सुना है। थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ, आप महिला हैं, सियासत में भी हैं, आप बेहतर तरीके से इसको लेकर रिएक्शन दे सकती हैं। कैसा महसूस किया होगा सियासत में जो महिलाएं हैं उन्होंने ये बयान सुनने के बाद? देखिए, जो देश की सर्वोच्च सदन है,
जहां पर यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार एंटर करते हैं तो वो ढोक देते हैं। एक जो एमपी 18 से 20 लाख वोटरों से जीत कर जाता है, वहां पर एक कांग्रेस की नेत्री, मैं उनको सलूट करती हूं जिन्होंने कांग्रेस का चरित्र उजागर किया है कि संसद में भी जो महिलाएं चुन के जाती हैं वो उनको कास्टिंग काउच की शिकार हो जाती हैं। तो मैं आज ये कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि जो कैंडल लेकर जाते हैं, जो निर्भया कांड पर चुप रहते हैं, क्या वो अपनी महिलाओं को भी सुरक्षा नहीं दे सकते? क्या वहां पर वो जो सांसद महिला है वो अपने आप को इस तरह से करती है और यहां तक के कि वो सीता कहलाने में भी डरती हैं। वो कह रही है कि हम सुपर्णखा बनना में पसंद है पर हम सीता बनना नहीं पसंद करना चाहते। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज सारे देश की महिलाओं ने देख लिया कि कांग्रेस जो महिला सुरक्षा की बात करती है, जो बात बात पर नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाती है, वो आज पूरे देश की महिलाएं जान चुकी है कि ये सिर्फ दिखा है और झूठे वादे हैं। और जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनके अरमानों पर एक तरह से कुठाकार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान होता है, आज हमारे समाज, राजपूत समाज की भी मैं बात करूं जहां पर महिला घूंघट में लेके आती हैं, उनको भी उतना ही सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी देती है। और कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो सामने निकल कर आ चुका है। और मैं समझती हूं कि जिस तरह से जो बयान आए, उनकी एक दिल की भावना है, चाहे वो तंदूर कांड हो, नेरा साहू का कांड हो, चाहे राजस्थान में भवरी देवी का कांड हो, और चाहे लगातार जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी करते हैं, उससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर होती है कि वो महिलाओं को किस तरह से शोषण करते हैं और किस तरह से महिलाओं का अत्याचार करते हैं, और जो महिलाएं आना चाहती हैं उनको किस तरह से डर से अंदर घुसने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, आपका कहना यह है कि कुल मिलाकर अगर कहीं कुछ ऐसा है तो वो कांग्रेस तक सीमित है, जिसको रेणुका चौधरी के बयान ने उजागर कर दिया है। अर्चना शर्मा जी। देखिए जेपी जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसके पृष्ठभूमि में आसाराम प्रकरण है और जिसकी पृष्ठभूमि में एक सांसद का वो बयान है, जिसमें एक फिल्म की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई शख्सियत का भी बयान है, और इन तीनों का तारतम्य इस चीज को लेकर कि महिलाओं के यौन शोषण को किस प्रकार से अंजाम हर क्षेत्र में दिया जाता है। अब मैं शील दवाई जी को रिबर्टल शुरू कर दूंगी तो ये डिबेट ही अनर्गल हो जाएगी, क्योंकि यदि रेणुका चौधरी के बयान को देखें तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी ऐसी संस्था इस देश में या विश्व में नहीं है जब महिलाओं का शोषण नहीं हुआ, और शोषण सिर्फ यौन शोषण से नहीं होता है। इसके एक मिनट, आपकी मैंने सुन लिया ना, आपने बड़ी की बात की है। आपकी राजनीति को मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, अगर मैं नाम लूंगी तो आपको बहुत पीड़ा हो जाएगी, और मैं इस डिबेट की गरिमा भी खत्म नहीं करना चाहती। इसे शांति से सुनिए। आपने अपने वीर होने का परिचय अपने बयानों के दौरान दे दिया, लेकिन ये मुद्दा गंभीर मुद्दा है। एक महिला की अस्मत के साथ कैसे खिलवाड़ होता है उसको लेकर के विवेचना यहाँ पर हो रही है, और इसको लेकर के विश्वव्यापी मीटू कैंपेन भी चल रहा है। और इस कैंपेन के परिदृश्य में कौन सा ऐसा देश है जहां की महिलाओं ने मुखर होकर के इस बात को आगे नहीं रखा है। लेकिन समस्या है शील जी की जिस आसाराम प्रकरण में सारा खुलासा हुआ उसका साधुवाद उस कांग्रेस सरकार को ही जाता है जिसने सारे प्रेशर्स को झेला और टाइम बाउंड पीरियड में उस आसाराम को सलाखों के पीछे डाला। आज परिणति है कि जिस आदमी को डेमी गॉड कहा गया, गॉड मैन कहा गया, उसकी इग्नोमिनी इतनी ज्यादा हो गई कि जो इतना सोरिंग हाइट पर था कि जिसके सामने आपके भी लोग जाते थे और राजनीतिक कई लोग जाते थे। जी, ये बात कल से सुन रहे हैं हम, ये भी क्या क्रेडिट लेने की चीज नहीं? क्रेडिट नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी, कोर्ट का आदेश था, वारंट था, जेपी जी क्रेडिट इसलिए लेती हूं मैं कि हमने, एक मिनट शांत रहिए शील जी, आपके शासन में हरियाणा में राम रहीम के लिए हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि ये सरकार खुद उस पूरे प्रकरण में संजीदा नहीं है। कोर्ट को क्या किया आपने लोगों को मरवा दिया। आप एक गंभीर डिबेट के कहां ले जाना चाह रही हो, और आपको तब पीड़ा नहीं हुई जब प्रधानमंत्री ने सुपर्णखा से तुलना करी रेणुका चौधरी के हंसने जाए, आपको पीड़ा नहीं हुई तब जब रेणुका चौधरी के खिलाफ आपके रिजिजू ने सोशल मीडिया में कमेंट कर दिया। वो महिला आप भी हो, हर महिला को महिला के हिसाब से ऐसी सोचनी चाहिए, और राम रहीम के प्रकरण में तो आपकी सारा पेमेंट का है। जेपी जी, सबसे बड़ी विडंबना देश महिला के शोषण की यही है कि महिलाएं राजनीति से जुड़ी होकर के महिला मुद्दों का राजनीतिकरण करके अपनी वाहवाही लूट के दिखाना चाहती है कि पार्टी में हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। आज आपने मुद्दा इसलिए रखा कि महिला तो राजनीति में, तो मुझसे मत कहलवाइए कि शॉर्टकट, जो हमारी बहन कह रही है ना, आपकी पार्टी में शॉर्टकट अपनाने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा है, खुद अपने सम्मान से समझौता करती है पदों को प्राप्त करने की। वो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रतिमान आपके यहाँ स्थापित करती है, कांग्रेस में नहीं करती हैं। कांग्रेस में यदि किसी ने कोई ऐसा काम किया तो हमने कानून को काम करने दिया, उसका संरक्षण नहीं दिया। आपके एक मंत्री के सीडी आते हैं, लेकिन आपके मंत्री के सीडी को वायरल होने के बावजूद दबा दिया जाता है।
आपके नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके उस व्यक्ति को आप एलिमिनेट करते हो। इस देश के लिए अगर भाजपा में है तो भी और आपकी पार्टी में है तो भी बराबर चिंता की बात है। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो दूसरी बात, यहाँ झगड़ा इस बात का है ही नहीं कि आपकी साड़ी ज्यादा सफेद है कि इनकी साड़ी ज्यादा सफेद है। गंभीर चिंता इस बात की है, गंभीर चिंता इस बात की है कि कानून बनाने वाली जो संस्था है उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वहां गैर कानूनी चीजें चल रही हैं, वहां भी गैर कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय। अर्चना जी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। देखिए, अब उस पूरे बयान में मैंने भी उसका पूरा रिसर्च किया, क्योंकि जब ऐसा बयान आता है तो हमको महिला होने के नाते इस पर सोचना चाहिए कि बयान क्यों आया। तब रेणुका चौधरी ने जो डिटेल में प्रोवाइड करवाया, उन्होंने कहा कि जब आप महिला की गरिमा को उसके संसद में जब वो अपना बयान दे रही है और उस समय यदि कोई उसने हंस दिया जोर से नहीं, कास्टिंग काउच नहीं, तो आप उसको आप सुनिए, आप तो समझ ही नहीं रही, बहुत हल्के स्तर पर जा रही हो शील जी। आपके लिए कास्टिंग काउच का अर्थ सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। महिला की गरिमा को डिनिग्रेट किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी गरिमा को डिनिग्रेट किया जाए गृह राज्य मंत्री के द्वारा और उसको पोस्ट कर दिया जाए सोशल मीडिया पे, तो आपको भी उतना ही शर्मसार महसूस करना चाहिए। क्या धन्यवाद दे रही हो? आप बबरी प्रकरण को लेकर आई तो हमने बबरी प्रकरण को अंजाम देने वालों को कानून के हवाले कर दिया, आपने किया। आप करते हो किसी अपराधी को कानून के हवाले, आप संरक्षण देते हो। आपने उत्तर प्रदेश के उन्नाव प्रकरण वाले व्यक्ति को अरेस्ट करने में कितना समय लगाया? मासूम बच्चे के दुष्कर्म का सांप्रदायिकरण कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया। अरे आप उन्नाव प्रकरण में बोलो ना क्या किया आपने? जम्मू कश्मीर में कोalition पार्टनर उस बच्ची की वहां पर ब्रूटल हत्या होती है, बलात्कार होता है और आपके मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात कहूंगी। कास्टिंग काउच की शिकार आपकी पार्टी में महिलाएं जिन्होंने इस रास्ते को अपनाकर राजनीति में हासिल किया है, पर उनको बाहर करो, आप उनके प्रति बोलो। कान निकाल दिया आपने। आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महिला शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं और उन लोगों को आप संरक्षण देते हो। आपकी पार्टी के लोग बलात्कारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उनको आप सांप्रदायिक रंग दे करके और महिलाओं की लुट्टी अस्पत पर राजनीति करते हो। आज पूरा देश उद्वेलित है आपके कारनामों से। हमने निर्भया कांड में एक्ट बना दिया, हमने आरोपियों को जब हमारी पार्टी से भी ताल्लुक था तो कानून के हवाले किया। आपके सीडी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप महिलाओं को भी संरक्षण देते हो। चरित्र आप जरा मुझे समझा दीजिए, आपने सीडी की बात कही है। 1 मिनट शील दबाई जी, 1 मिनट शील दबाई जी। अर्चना जी, उस सीडी को तो जिसका इशारा मैंने शुरू में किया, आप भूले नहीं होंगे ना, आपकी पार्टी के वरिष्ठ जो टॉप मोस्ट आपके जो 10-20 नेता होंगे देश के, उनमें से एक हैं। सीडी के बारे में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? थोड़े दिन उनको ऑफ एयर किया गया, डेली प्रेस जो ब्रीफिंग होती है उससे, और उसके बाद में वापस वो शोभा बढ़ाने लगे। देखिए जेपी जी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और उसने कोई ऐसा कृत्य किया हो तो उसके कृत्य पर कभी पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैं महिला होने के नाते मैं शील जी की भूमिका में कदापि नहीं आ सकती कि पार्टी एफिलिएशन के कारण कोई ऐसा काम हो जो कंडेमनेबल हो, उसके पक्ष में भी हम खड़े हो जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकती। सार्वजनिक जीवन में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए महिला को इस चीज के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आप जो अपनी रानी लक्ष्मीबाई बनने का प्रयास कर रही हो ना, आप पहले उन लोगों को बाहर करो। नहीं ठीक है, इससे आगे बोलो। अर्चना जी, इससे आगे बोलिए। आप उसकी निंदा करती हैं और संघ में रह करके अपने आप आप बताने का अभिषेक मनु हम लोग जो है बिल्कुल जी अभिषेक मनु सिंघवी प्रकरण की, अभिषेक मनु सिंघवी के सीडी प्रकरण की आप निंदा करती हैं। मैं बिल्कुल, वो कोई भी पुरुष कंडेमेबल है, आपने कहा किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उसका हमसे कोई सरोकार ऐसा उनका डिफेंड करने का मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ। एक महिला होने के नाते मेरा फर्ज कदापि ये मुझे नहीं कहता, ना मेरी कह सकते कि अंतरात्मा ऐसी गवाह करती कि ऐसे लोगों के पक्ष में किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आपकी पार्टी के महिला मोर्चे ने कभी इसका विरोध भी नहीं किया कि ऐसा आदमी हमारी पार्टी में बना हुआ है, ऐसा आदमी टिकट पा रहा है, ऐसा आदमी वापस राज्यसभा में जा रहा है, और वो तो सरकार नहीं आई, नहीं तो मंत्री पद की भी शोभा बढ़ा रहे होते। जी सुनिए, आपको मैं एक स्पष्ट रूप से बात कहूँ, कोई भी ऐसा प्रकरण आ जाए संज्ञान में हमारी पार्टी के स्तर पर, उसको कभी भी ना तो इंटरनलाइज किया जाता है ना उसका संरक्षण दिया जाता है। अब ये चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी भवरी प्रकरण को लेकर के, मुझे बताइए भवरी प्रकरण में तो हमने एक अनुकरणीय कदम उठाया जिसको आप भी उठाइए। यदि आपके केस में कोई नेता हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बाबूलाल नागर प्रकरण में भी किया, हम कहाँ जो बैठे। चलिए ठीक है, स्नेहलता भारद्वाज जी, थोड़ा मुझे ये समझाइए कि जिस तरह के ये बयान आए पिछले दिनों में, उसके बाद में राजनीति को अपने करियर के तौर पर देखने वाली जो महिलाएं हैं, जिनमें संभावना है, जिनमें योग्यता है, प्रतिभा है और जो मर्यादित हैं अपने आप में, उनको भी निश्चित तौर पर एक धक्का लगा होगा कि अगर ये क्षेत्र भी इसी तरह से बदनामी की तरफ बढ़ रहा है तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये क्षेत्र नहीं है। स्नेहलता जी। हाँ जी,
सर अभी हम मुद्दे पे बैठे हैं कास्टिक काउच के मुद्दे पे, तो पॉलिटिकल इशू नहीं है। रेणुका जी का कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं औरत को शोषण की तरफ से निकलना पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सरोज जी का कहना था फिल्म इंडस्ट्री लो, और हो सकता है कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को इस शोषण से निकलना पड़ता है। या तो ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन या तो उनको ऐसा मजबूर कर दिया जाता है कि वो आगे बढ़ने के लिए उनको उससे निकलना पड़े, या फिर वो शॉर्टकट के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि शॉर्टकट के हिसाब से हम जल्दी आगे बढ़ने के लिए इस तरीके अपना लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो महिला उस चीज के लिए एग्री नहीं होती है तो उसको इतना ज्यादा दबा दिया जाता है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में ला दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज से बिल्कुल निकल जाती है। तो रेणुका जी का कहने का मतलब भी मुझे नहीं लगता कि संसद में जब बीजेपी होती है तो बीजेपी के लोग बैठते हैं, और जब कांग्रेस के लोग होते हैं तो कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं। तो वो सभी के लिए, पूरे क्षेत्र, पूरे राजनीतिक क्षेत्र के लिए कहा गई चीज थी, पर्सनली किसी पार्टी के लिए नहीं कहा था उन्होंने कि मेरी पार्टी में ही ऐसा हो रहा है या कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा हो रहा है। उन्होंने सारा राजनीतिक रूप से उन्होंने एक मतलब पॉइंट बताया था कि वहां भी महिलाओं के साथ इस तरह की चीज होती है। और सरोज खान जी का कहने का मतलब भी यही था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा चीज होती है। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज आप अगर चैनल के माध्यम से बैठे हैं तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहे हैं, और अगर वो एग्री हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उन्हें संघर्ष का सामना करते रहना पड़ता है। और उसमें से जो कमजोर महिलाएं होती हैं वो शॉर्टकट अपना लेती हैं। शॉर्टकट अपना देखिए जेपी जी, एक मूल बात है इसमें, बहुत संक्षेप में बोलिए अर्चना जी। नहीं, बिल्कुल संक्षेप में। फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कि आपको काबिलियत के आधार पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या आवश्यकता है आपको वहां शिकार होने की या शोषण के प्रति अपने आप को समर्पण देने की? ये एक मुद्दा है। मुद्दा हमें इसी पर चर्चा करनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अगर हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपने अपनी क्वालिटी को वहां पर प्रूव किया और उसके बाद वहां काबिज हुई है, उसके बाद यदि कोई करता है तो कानून का सहारा होना चाहिए। लेकिन यदि आप शॉर्टकट के तहत वहां पाना चाहती है बिना काबिलियत के, तो फिर मुझे बताइए कास्टिंग काउच है, इसके लिए किसको दोष दीजिएगा? मुझे आप बताइए इस चीज को। ये विवेचना का मुद्दा है, ना कि ये विवेचना का मुद्दा होना चाहिए था जैसे कि पार्टी पॉलिटिक्स करके आपने शुरुआत की इस डिबेट की। सच्चाई ये है कि आज महिला यदि शोषण का शिकार होती है, कानून बने, उनको उसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन आप इसलिए उस शोषण को सहती हैं जिसमें कि मीटू कैंपेन के माध्यम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में या यूं कह सकते हैं पॉलिटिक्स में सब आगे आ रहे हैं। मुझे बताइए, आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का राष्ट्रपति, उसके खिलाफ एक जो मॉडल है उसका केस चल रहा, पता चलता है कि उसको बहुत सारा पैसा देके दबाने का प्रयास किया गया और वो एक मुद्दा बनता है। तो आज ये मुद्दा हम सबके लिए विचारने की क्या महत्वाकांक्षा से ऊपर हमारी असमत है, जिसके साथ हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। और जिन लोगों ने समझौते किए, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जेपी जी छुपता नहीं है समाज में, ये सबके सामने आता है। वो कभी भी अनुगमनीय, अनुकरणीय महिला के रूप में कभी स्थापित नहीं होती। वही महिलाएं अपने उस क्षेत्र में मुकाम हासिल करती है जिन्होंने कभी समझौते नहीं किए, अपनी काबिलियत के आधार पर अपने आप को स्थापित किया, और ऐसी महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना। ठीक है संजना शर्मा जी, ये बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे एक बार फिर से लेकर के आ रहा हूं इसको, और थोड़ा ये समझाइए कि जब आज अल्टरनेट मीडिया मौजूद है, एक दौर था जब सिर्फ फिल्में एक सिंगल विंडो थी अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेकर जाने की। टीवी सीरियल्स आ गए, थोड़ा बाजार खुला, उसके बाद में अब तो यूट्यूब चैनल, इंटरनेट चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेज, एल्बम्स, ये सब हो गया है। क्या अब भी कलाकारों के सामने या प्रतिभा के सामने ये चुनौती है कि उसको कास्टिंग काउच से गुजर कर ही अपने आप को प्रूव करना पड़े? उसके पास वैसे रास्ते नहीं है। मैं इसे बहुत छोटी सी बात में बताती हूँ आपको कि पहले हमारे पास में सिर्फ एक फिल्म माध्यम होता था कि हमें फिल्म में जाना है, या उसमें एक हीरोइन बनती है, हीरोइन के साथ में अगर कोई लड़की, उसकी फ्रेंड भी एक्टिंग करती है तो उसे लगता है कि कैसे ना कैसे मैं हीरोइन बन जाऊं, एक ऑप्शन हुआ करता था। आज जो इतना सारा हमारा जो मार्केट है, जो यूट्यूब के दौरान हमारे पास में एक माध्यम बहुत बड़ा जनरेट हुआ है कि यहाँ गाने बन सकते हैं, शॉर्ट फिल्में बन सकती है। आज अगर आप देखते हो तो यूट्यूब पे जैसे मुरारी लाल पारिक एक राजस्थान का बहुत बड़ा आज बेहतरीन एक्टर है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने एक्टिंग करी है और वो उनके अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट वाले जो लोग हैं ना, वो अगर चाहे वो डिजिटल पोर्टल से जाए या वो टीवी के माध्यम से जाए, वो रेडियो पे जाए या आरजे बने या वो एक्टिंग करें या कुछ भी करें, आज हमारे पास माध्यम बहुत है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को ऐसा कुछ करने की जरूरत है। लेकिन जेपी जी उसका क्या करिए जब गवर्नर जैसे पदों पर लोग बैठ करके महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। पहले आपके यहाँ था, फिर बाद में इनके यहाँ आगे। कोई तरीका होगा उनकी प्रशस्ति में बहुत लंबी बात की जा सकती है। स्नेहलता जी, 30 सेकंड में आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं को ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, खुद क्या स्टैंड लेना चाहिए? 30 सेकंड में बात खत्म करिए। डिबेट का सर मेरा तो कहने का मतलब है कि उन्हें समझौता नहीं करना चाहिए। अगर उनके साथ इस तरह की कोई चीज होती है तो संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष से मुझे लगता है कि आगे उसको जिस भी चीज में, अगर जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहती है वो बढ़ सकती है, और उसे शॉर्टकट माध्यम नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है।
प्राइम डिबेट में आप चारों आज शामिल हुई मेरे साथ, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।